सुकून की तलाश। तो कहानी शुरू होती है सियोल, कोरिया का एक तेज रफ्तार शहर, जहां हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता है। वहां के चमचमाते मॉल्स, व्यस्त मेट्रो स्टेशन और ऊंची ऊंची इमारतों के बीच कुछ कोने ऐसे भी होते हैं जो भीड़ से अलग होते हैं। ऐसे ही एक कोने में था बुक प्लेस, एक पुराना लेकिन बहुत प्यारा बुक कैफे जो अपनी सादगी और शांति के लिए मशहूर था। कैफे के अंदर प्रवेश करते ही एक अलग सी शांति मिलती थी। दीवारों पर पुरानी किताबें सजी थीं, टेबल्स पर छोटे पौधे रखे थे और हल्की सी जैज म्यूजिक चल रही थी। बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थीं और खिड़की के शीशों पर फिसलती जा रही थीं। ऐसे ही एक टेबल के पास बैठी थी हाना, एक साधारण लेकिन भावनाओं से भरी लड़की। उसकी उम्र लगभग 24 साल थी। उसने पत्रकारिता की पढ़ाई की थी, लेकिन मन अभी भी कहानियों में ही बसता था। हाना किताबों की शौकीन थी। उसके लिए पढ़ना सिर्फ शौक नहीं था, बल्कि जीने का तरीका था। वो कहती थी, कभी कभी किताबें ही वो बातें कह देती हैं जो हम खुद से भी नहीं कह पाते। उस दिन वह मेमोरीज ऑफ फॉरगॉटन लव नाम की किताब पढ़ रही थी, एक ऐसी कहानी जो अधूरी मोहब्बत और दूसरे मौके की बात करती थी। बारिश की रूम-झुम और कॉफी की महक के बीच जब वह किताब में खोई हुई थी, तभी दरवाजा खुला। ठंडी हवा के साथ एक लड़का अंदर आया। वो सिर से पैर तक भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो धीरे धीरे चलकर सामने वाली टेबल पर बैठ गया और अपना बैग खोला। उसने किताब निकाली, दी क्लासिक रिवर, ह्यून वू, यही नाम था उसका। वो एक लेखक था, लेकिन अभी तक अपनी पहली किताब पूरी नहीं कर पाया था। वो दूसरों की कहानियां पढ़ता और खुद को समझने की कोशिश करता। उसकी आदत थी बारिश में अकेले घूमना और फिर किसी शांत कैफे में जाकर बैठ जाना। बुक प्लेस उसका पसंदीदा ठिकाना था। हाना ने ध्यान से देखा कि ह्यून वू वही किताब पढ़ रहा है जो उसने 2 दिन पहले खत्म की थी। वो थोड़ी देर तक चुप रही, लेकिन फिर खुद को रोक नहीं सकी। उसने हल्की आवाज में कहा, आपको उस किताब का आखिरी चैप्टर जरूर पसंद आएगा। ह्यून वू ने नजर उठाई। पहली बार उनकी आंखें मिली। उसमें ना कोई संकोच था, ना कोई बनावट। उसने मुस्कुराकर कहा, अभी वहीं तक पहुंचा हूं, लेकिन आपकी बात सुनकर दिलचस्पी और बढ़ गई है। हाना मुस्कुराई और सिर हिलाया। कुछ पलों की खामोशी के बाद दोनों फिर अपनी अपनी किताबों में खो गए, लेकिन अब उनके बीच एक अनकहा जुड़ाव था। थोड़ी देर बाद ह्यून वू ने खुद बातचीत शुरू की। आप अक्सर यहां आती हैं? हाना ने जवाब दिया, हाँ, जब भी बारिश होती है मैं यहां आती हूं। मुझे लगता है बारिश और किताबें एक दूसरे की सबसे अच्छी साथी हैं। ह्यून वू ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, और अगर गर्म कॉफी भी हो तो और क्या चाहिए। उनकी बातचीत यहीं से शुरू हुई। उन्होंने किताबों पर चर्चा की, लेखकों के बारे में बात की और उन कहानियों का जिक्र किया जो दिल को छू जाती हैं। हाना को एहसास हुआ कि सामने बैठा लड़का सिर्फ किताबों का दीवाना नहीं, बल्कि बहुत गहराई से सोचने वाला इंसान है। उस दिन समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। दोनों ने एक दूसरे से विदा ली, लेकिन दिल में एक अजीब सी हलचल छोड़ दी। अगले दिन जैसे किस्मत ने फिर साथ देने की ठानी हो, फिर बारिश हुई और दोनों फिर बुक प्लेस में पहुंचे, अलग अलग समय पर, लेकिन दिल से जैसे तय कर रखा हो। जब नजरें मिली तो मुस्कुराहटों ने बाकी बातें कह दी। अब ये रोज का सिलसिला बन गया था। बारिश होती और हाना व ह्यून वू उस बुक कैफे में पहुंच जाते। कभी किताबों पर बात होती, कभी जीवन पर, कभी ख्वाबों पर और कभी खामोशियों में भी बहुत कुछ कहा जाता। वे एक दूसरे को पढ़ने लगे थे, नजर से, शब्दों से, एहसास से। एक शाम जब बारिश जरा ज्यादा तेज थी, बिजली चमक रही थी और कैफे में बहुत कम लोग थे, ह्यून वू ने कहा, तुम्हें नहीं लगता हमारी मुलाकात भी किसी कहानी जैसी है? हाना थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हाँ, लेकिन कहानियां हमेशा खूबसूरत नहीं होती। ह्यून वू ने गंभीर होकर कहा, पर शायद हम अपनी कहानी का अंत खुद लिख सकते हैं। उस दिन उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आया। अब सिर्फ किताबें उनका विषय नहीं रहीं, अब वो एक दूसरे की जिंदगी में अपनी जगह बना रहे थे। ह्यून वू हाना के साथ अपना समय बिताकर खुश रहता था। उसे लगता था कि उसके शब्दों को अब कोई समझता है। हाना की बातें, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, सब कुछ उसे प्रेरित करता था।
हाना भी खुद को पहले से ज्यादा खुश महसूस करने लगी थी। अब वो अपने सपनों को हकीकत में बदलते देख रही थी और ह्यून वू उस हकीकत का हिस्सा था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे साथ मिलकर एक किताब लिखेंगे, ऐसी कहानी जो उनके एहसासों को शब्द दे। दोनों ने अपने अपने विचार साझा किए, अपनी पुरानी यादें सुनाई और अपने दर्द व खुशियां भी बांटी। ह्यून वू ने पहली बार किसी के सामने अपना दिल खोला। उसने बताया कि कैसे बचपन में उसके माता पिता ने अलग होने के बाद उसे अकेला कर दिया था और कैसे किताबों ने उसे जीवन का अर्थ सिखाया। हाना ने भी बताया कि कैसे वो अपने सपनों को लेकर हमेशा अनिश्चित रही, लेकिन अब उसे लगता है कि वो सही राह पर है। इन सारी बातों ने उनके रिश्ते को मजबूती दी। अब वे सिर्फ दो लोग नहीं थे, वे दो आत्माएं थीं जो एक दूसरे को समझती थीं। कैफे अब उनका पनाहगाह बन गया था। बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं रही, वो उनके मिलने की वजह बन गई थी। और किताबें अब सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि उनका साझा जीवन बन गई थी। पर यह सब एक सपने जैसा लग रहा था, इतना सुंदर, इतना शुद्ध कि डर लगता था कहीं टूट ना जाए। इस पहले भाग में हमने देखा कि कैसे दो अनजान लोग बारिश, किताबों और खामोशियों के जरिए एक दूसरे के करीब आए। यह शुरुआत उनके रिश्ते की नींव बनी, सच्ची, सरल और दिल से जुड़ी। हाना और ह्यून वू की मुलाकात अब रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी थी। दोनों की जिंदगियों में पहले जो खालीपन था वो अब धीरे धीरे भरने लगा था। हर शाम जब बारिश होती, वे बुक प्लेस में मिलते, कॉफी पीते, किताबों पर बात करते और फिर अपनी अपनी दुनिया की कुछ परतें खोलते। पहले जहां सिर्फ किताबों की बातें होती थीं, अब वे अपनी जिंदगी के उन हिस्सों को साझा करने लगे थे जिन्हें शायद किसी और से कभी नहीं कहा था। एक दिन जब हाना थोड़ी देर से पहुंची, ह्यून वू पहले से वहां बैठा था, उसकी पसंदीदा किताब द ओशन विदिन पढ़ते हुए। जैसे ही हाना अंदर आई, उसने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। हाना की आंखों में थकान थी, लेकिन जैसे ही उनकी नजरें मिलीं, वो थकान मानो कहीं खो गई। उस दिन हाना ने पहली बार ह्यून वू से अपने अतीत के बारे में बात की। उसने बताया कि कैसे कॉलेज के दिनों में वो हमेशा अकेली रहती थी, कैसे लोगों से जल्दी घुलती नहीं थी और कैसे उसे लगता था कि शायद वो कभी किसी को पूरी तरह समझ ही नहीं पाएगी। लेकिन अब ह्यून वू के साथ वक्त बिताने के बाद उसे पहली बार ऐसा लगा कि कोई बिना कुछ कहे भी उसे समझ सकता है। ह्यून वू ने भी पहली बार अपनी डायरी हाना को पढ़ने दी। उसमें उसके अधूरे ख्वाब थे, कुछ लिखी अधूरी कहानियां और बहुत सारी वो बातें जो उसने कभी किसी से नहीं कही थीं। हाना ने वो पन्ने धीरे धीरे पढ़े, मानो वो सिर्फ कागज नहीं बल्कि ह्यून वू की आत्मा के हिस्से हों। फिर एक दिन ह्यून वू ने उसे अपने पुराने घर चलने का प्रस्ताव रखा, वो जगह जहां उसका बचपन बीता था। वो घर शहर से थोड़ा बाहर था, एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ, जिसके चारों ओर पेड़ पौधे और पुराने फूलों की खुशबू फैली हुई थी। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन हवा में ठंडक थी। ह्यून वू ने बताया कि उसके माँ बाप के अलग होने के बाद वह घर वीरान हो गया था, पर अब जब हाना उसके साथ थी तो उसे फिर से उस जगह लौटने की हिम्मत मिली। हाना ने पूरे दिन उस घर को देखा, पुरानी तस्वीरें देखीं और उन कहानियों को सुना जो उस घर की दीवारों में छुपी थीं। उसने महसूस किया कि ह्यून वू भले ही बाहर से शांत दिखता है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत कुछ है जो उसने सालों से दबा रखा है। और अब जब वो सब कुछ धीरे धीरे साझा कर रहा था, तो उसका भरोसा भी गहराता जा रहा था। हाना ने उस दिन पहली बार कहा, कभी कभी कुछ घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनते, बल्कि उन लोगों से बनते हैं जो हमें सच्चा सुकून देते हैं। ह्यून वू ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने वही बात अपने दिल में हमेशा कही थी, लेकिन शब्दों में कह नहीं पाया था। उनका रिश्ता अब सिर्फ मिलना जुलना नहीं रहा, वो अब एक दूसरे की जरूरत बनते जा रहे थे। ह्यून वू, जो पहले किसी भी रिश्ते में खुद को खोलने से डरता था, अब हाना के साथ अपने सबसे कमजोर हिस्सों को साझा करने लगा था। हाना, जो पहले किसी से अपनी भावनाएं छुपा लेती थी, अब हर छोटी बात भी ह्यून वू से कह देती थी, चाहे वो दिन की कोई परेशानी हो या बचपन की कोई याद। एक बार जब हाना बीमार पड़ गई, ह्यून वू ने पूरा दिन उसके साथ बिताया।
उसने उसके लिए सूप बनाया, किताबें पढ़कर सुनाई और तब तक वहीं रहा जब तक हाना को नींद नहीं आ गई। हाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं, बल्कि इस बात के थे कि कोई बिना शर्त, बिना मांगे उसके पास था। ह्यून-वू ने एक दिन कहा, अगर जिंदगी एक किताब होती तो मैं चाहता हूं कि हर चैप्टर में तुम हो। हाना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और अगर कभी कोई पन्ना फट जाए तो मैं तुम्हें फिर से लिखने में मदद करूंगी। इस बीच उन्होंने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया, एक साथ लिखी जाने वाली किताब। वो किताब सिर्फ कल्पना की नहीं थी, बल्कि उनके अपने रिश्ते की कहानी भी थी। कैसे दो अकेले लोग मिलते हैं, एक दूसरे की दरारों को भरते हैं और मिलकर कुछ खूबसूरत बनाते हैं। कई शामें वो साथ बिताते, कभी किताब पर काम करते, कभी पुराने गाने सुनते, कभी खामोशी में बस एक दूसरे के पास बैठते। उनके लिए साथ होना ही काफी था। उनकी दुनिया अब एक दूसरे में सिमटने लगी थी, लेकिन ये सब एकदम तेज नहीं हुआ। उनका रिश्ता जैसे जैसे गहराता गया, वैसे वैसे और भी शांत और भी स्थिर हो गया। हाना ने महसूस किया कि ह्यून-वू के साथ उसका रिश्ता किसी सपने की तरह नहीं है, बल्कि एक ऐसे बगीचे जैसा है जिसे धीरे धीरे सींचा जा रहा हो। हर दिन थोड़ा पानी, थोड़ी धूप, थोड़ी छांव और बहुत सारा विश्वास। ह्यून-वू ने भी जाना कि हाना सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि वो आईना है जिसमें वह खुद को साफ साफ देख सकता है, अपनी अच्छाइयां, अपनी कमजोरियां और वो सब कुछ जिसे वो हमेशा छुपाता आया था। एक दिन दोनों साथ चलते चलते एक पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए, जहां से शहर की रोशनी दूर से दिख रही थी। हवा में सर्दी थी, लेकिन उनके हाथ एक दूसरे के हाथों में थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बैठकर उस दृश्य को देखा, चुपचाप। और उस चुप्पी में जो एहसास था, वो किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा सच्चा था। अब वो वादा कर चुके थे, बिना कहे, बिना दस्तखत किए। एक अनकहा वादा कि जब तक ये साथ है, जब तक ये भरोसा है, वे एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। इस तरह उनका रिश्ता अब सिर्फ शुरुआत नहीं रहा, वो अब गहराई में उतर चुका था, जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी, बस महसूस करने की बात थी। जहां प्रेम दिखावा नहीं था, बल्कि एक आदत बन चुका था, जैसे सांस लेना, जैसे सुबह का सूरज। और इस सब में सबसे खास बात यह थी, उन्होंने एक दूसरे को बदले बिना अपनाया था। हाना और ह्यून-वू का रिश्ता अब एक खूबसूरत गहराई में उतर चुका था। वे एक दूसरे के इतने आदी हो गए थे कि जैसे दिन की शुरुआत और अंत केवल एक दूसरे की आवाज से होनी चाहिए। सुबह उठते ही पहला मैसेज, गुड मॉर्निंग, आज की कॉफी तुम्हारे बिना अधूरी लगेगी। और रात में आखिरी बात, तुम्हारी याद आज भी सबसे प्यारी है। लेकिन जीवन हमेशा एक सा नहीं चलता। कभी कभी शांत पानी में भी दूर कहीं से आकर कोई पत्थर गिर जाता है और लहरें बनने लगती हैं। छोटी सी शुरुआत, लेकिन असर बड़ा। ऐसे ही एक दिन की शुरुआत होती है। ह्यून-वू अब एक नई कंपनी में काम करने लगा था। उसका काम अब पहले से ज्यादा व्यस्त हो गया था। मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स और नए क्लाइंट्स। उसकी जिंदगी में अब समय की कमी महसूस होने लगी थी। हाना समझदार थी, उसने शिकायत नहीं की। उसने सिर्फ कहा, अगर तुम थके हो तो मैं तुम्हारे लिए वहीं रहूंगी, तुम्हारा सुकून। एक दिन ह्यून-वू ने उसे बताया कि उसकी टीम में एक नई लड़की आई है, नाम था यूरी। ह्यून-वू ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, यूरी बहुत मेहनती है। पहली मीटिंग में ही उसने सबका ध्यान खींच लिया। हाना ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अनजानी सी चुप्पी आ गई थी। वह भाव शायद शक नहीं था, पर कोई अनजाना सा डर जरूर था। वक्त बीतता गया। ह्यून-वू अब अक्सर ऑफिस में देर करने लगा। हाना को कभी कभी पूरा दिन एक मैसेज तक नहीं आता। वह इंतजार करती, किताब पढ़ती, खिड़की से बाहर देखती और सोचती कि शायद ह्यून-वू सच में बहुत थका हुआ होगा। लेकिन धीरे धीरे बात और गहरी होने लगी। अब ह्यून-वू का ध्यान बंटने लगा था। उसकी बातों में वो गर्माहट नहीं रही थी। वो अक्सर कहता, आज बहुत काम था, या सॉरी, सो गया था। हाना को अब इंतजार भारी लगने लगा था। वो चुपचाप सब सह रही थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका प्यार मजबूत है। एक दिन हाना ने ह्यून-वू से पूछा, क्या तुम ठीक हो? कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ह्यून-वू ने कहा,
नहीं, सब ठीक है, बस काम बहुत है इन दिनों। हाना ने मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखें अब हर बात को महसूस करने लगी थीं। कुछ दिन बाद ह्यूनवू का जन्मदिन था। हाना ने उसके लिए एक खास शाम प्लान की, वही बुक कैफे, उसकी पसंदीदा किताबों के कुछ खास एडिशन और घर में उसके बचपन की यादें ताज़ा करने वाली सजावट। लेकिन ह्यूनवू ने आखिरी वक्त पर कह दिया, यूरी की टीम के साथ क्लाइंट मीटिंग है, जरूरी है जाना। हाना ने कुछ नहीं कहा। वो समझ गई कि अब सिर्फ काम बहाना नहीं है, शायद कोई और भी है जो उसकी जगह ले रहा है। एक दिन जब हाना बुक कैफे में अकेली बैठी थी, उसने सामने से ह्यूनवू को आते देखा, पर उसके साथ कोई और थी, यूरी। दोनों की आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो हंसी जो एक दोस्त से कहीं ज्यादा लगती थी। हाना के दिल की धड़कनें रुक गईं। उसने अपनी किताब बंद की और बिना कुछ कहे वहां से उठकर चली गई। उसने कुछ नहीं कहा, कोई सवाल नहीं किया। उसने बस खुद से एक बात कही, अगर किसी की जिंदगी में मेरी जगह कोई और ले रहा है तो शायद मेरी चुप्पी ही सबसे सही जवाब है। उस रात हाना ने ह्यूनवू का फोन नहीं उठाया, न ही कोई मैसेज पढ़ा। ह्यूनवू ने 2-3 दिन तक कोशिश की, लेकिन फिर खुद भी चुप हो गया। हाना ने उस शाम को बार बार दोहराया, उनके चेहरे, उनकी हंसी और वह नजदीकियां जो शायद अब हाना के लिए अजनबी बन चुकी थी। वो दिन था जब उसने ह्यूनवू से खुद को अलग करने का फैसला किया, बिना झगड़े, बिना आरोप, बस एक शांत विदाई। ह्यूनवू को कुछ दिन तो यह सब सामान्य लगा। शायद वो समझ नहीं पाया कि हाना ने अब उसे छोड़ दिया है। लेकिन जब लगातार उसकी कॉल्स अनसुनी रहीं, जब बुक कैफे में अब हाना नहीं दिखी और जब उसकी डायरी के पन्ने अब खाली लगने लगे, तब उसे समझ आया कि उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया है। वो यूरी से अब दूरी बनाने लगा था। उसे एहसास हुआ कि जो चमक उसे नई लग रही थी वो सिर्फ बाहरी थी। असली सुकून तो हाना के साथ था, जो बिना किसी बनावटीपन के उसका इंतजार करती थी। ह्यूनवू अब पीछे मुड़कर देखता तो उसकी हर याद में हाना होती। वो किताबें जो अब अधूरी लगती थीं, वो कॉफी का कप जो अब बेस्वाद हो गया था, वो सड़कें जहां अब सन्नाटा था, और वो बारिशें जो अब भीगने की नहीं, जलने की तरह लगती थीं। हाना ने अब खुद को संभाल लिया था। उसने खुद से वादा किया कि वो खुद को अब टूटने नहीं देगी। वो जानती थी कि किसी से बिछड़ना आसान नहीं होता, लेकिन खुद से बिछड़ जाना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। और हाना ने खुद से रिश्ता नहीं तोड़ा, उसने खुद को वापस पाया। हाना के दिल में जो दर्द पल रहा था, वो अब सर्द रातों की तरह उसकी आत्मा को चुपचाप ठंडा कर रहा था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा था, ना किसी दोस्त को, ना ह्यूनवू को, और ना ही खुद से कोई शिकायत की थी। पर जो देखा था वह उसकी आंखों से नहीं, उसके भरोसे से भी देखा गया था। वो भरोसा जो धीरे धीरे दरकने लगा था। उस शाम के बाद हाना ने खुद को घर में सीमित कर लिया था। किताबें उसकी सबसे करीबी साथी थीं, पर अब उनके पन्ने भी खाली लगते थे। उन पन्नों में जो भावनाएं पहले जी उठती थीं, अब बस एक सन्नाटा बनकर उसके दिल पर दस्तक देती थीं। वह बार बार उस पल को याद करती जब उसने ह्यूनवू और यूरी को साथ देखा था। उन दोनों की मुस्कानें, उनके बीच की नजदीकी और ह्यूनवू की वो आंखें जिनमें पहले सिर्फ हाना बसती थी। कुछ दिनों तक ह्यूनवू ने कोशिश की कि वो हाना से बात कर सके। उसने मैसेज किए, क्या तुम ठीक हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। हाना, प्लीज जवाब दो। लेकिन हाना की चुप्पी अब उसके लिए दीवार बन चुकी थी। हर एक मैसेज को वो पढ़ती, पर जवाब नहीं देती। उसके मन में बस एक बात चलती, अगर कोई रिश्ता इतने हल्के में टूट सकता है, तो क्या वो रिश्ता कभी मजबूत था? ह्यूनवू अब भी यूरी के साथ काम कर रहा था। वो रोज यूरी को देखता, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वह मुस्कुराता जरूर था, पर उस मुस्कान में एक खालीपन था, जैसे कोई मशीन जो काम तो कर रही हो, पर बिना किसी आत्मा के। एक दिन हाना को ह्यूनवू का कॉल आया। उसने बहुत देर तक फोन बजने दिया, फिर एक लंबा सांस लिया और फोन काट दिया। उस रात वो बहुत रोई, बिना आवाज के। उसके आंसू उसका दर्द नहीं कम कर रहे थे, बल्कि उसे एहसास दिला रहे थे कि वो अब भी उस इंसान को चाहती है जिसने उसके दिल को तोड़ा। अगले दिन उसने एक पत्र निकाला, वही डायरी जिसमें वो हर दिन की छोटी छोटी बातें लिखती थी। उसने लिखा, ह्यूनवू,
जब तुम मेरे जीवन में आए थे, मुझे लगा था कि अब मैं अकेली नहीं हूं। तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा साथ, ये सब मेरे जीवन की सबसे प्यारी चीजें थीं। लेकिन जब मैंने तुम्हें उसके साथ देखा, तब मेरी पूरी दुनिया चुप हो गई। मैंने उस दिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि तुम शायद सफाई दोगे, लेकिन तुमने कोशिश ही नहीं की। तुमने बस सोचा कि मैं समझ जाऊंगी, और शायद मैं समझ भी गई। लेकिन वो समझना मेरे लिए सबसे बड़ा दर्द था। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी, ना ही जवाब मांगूंगी। बस एक विनती है, जब कभी किसी को चाहो तो इस तरह मत तोड़ो जैसे तुमने मुझे तोड़ा। हाना ने वह पन्ना फाड़ा और जला दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अब उसे सिर्फ खुद के लिए जीना है, और उसकी जिंदगी में अब कोई ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो उसके आंसुओं का कारण बने। ह्यून-वू धीरे धीरे बेचैन होता गया। उसे अब हर वो जगह हाना की याद दिलाने लगी। वो बुक कैफे जहां उन्होंने पहली बार साथ कॉफी पी थी, वो बस स्टॉप जहां बारिश में भीगते हुए दोनों ने एक दूसरे की हथेलियां थामी थीं, और वह पार्क जहां हाना खिलखिलाकर हंसती थी जब ह्यून-वू बिना बात के मजेदार कहानियां सुनाता था। एक दिन वो वहीं कैफे गया। अब वहां की खिड़की से झांकते हुए उसे वो टेबल दिखी जहां वो और हाना घंटों बातें किया करते थे। वह वहां बैठा और कॉफी मंगाई, वही जो हाना को पसंद थी। उसने सामने वाली कुर्सी की ओर देखा। अब वो खाली थी, और उस खालीपन ने उसे एहसास दिलाया कि असली सजा क्या होती है। किसी को खो देना नहीं, बल्कि उसे याद करते हुए हर दिन जीना। उधर हाना अब कुछ हिम्मत जुटा रही थी। उसने खुद को फिर से बिखरे पन्नों की तरह समेटा और अपने भीतर की उस लड़की को तलाशा जो कभी बिना डर के मुस्कुराती थी। उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलना शुरू किया, लाइब्रेरी जाना शुरू किया, और एक बार फिर किताबों के बीच वो मुस्कुराहट ढूंढने लगी जो खो गई थी। पर अंदर ही अंदर उसके मन में अब भी एक कोना था, ह्यून-वू के लिए। वो प्रेम खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसने अब अपनी जगह खो दी थी। और यही सच्चाई थी, हर प्रेम जो सच्चा होता है वो हमेशा जीता नहीं। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान गुलाबी रंगों में रंगा था, हाना ने खुद से कहा, अब मुझे किसी सफाई की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं कि मैंने सच्चा प्यार किया, लेकिन अब मुझे खुद से भी प्यार करना है। उसी समय कहीं दूर ह्यून-वू अपनी बालकनी में बैठा उस खत को पढ़ रहा था जो उसने कई दिनों पहले हाना को देने की कोशिश की थी, लेकिन कभी भेज नहीं पाया। उसमें लिखा था, हाना, मैं गलत था। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं जब तुम मेरे साथ थीं। यूरी बस एक साथी थी, लेकिन शायद मैंने अपनी सीमाएं नहीं समझी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे भरोसे को चोट दी, और वो चोट मैं कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम मुझे माफ ना भी कर सको, तो भी मैं हमेशा तुम्हारी खुशी की दुआ करूंगा। वो खत अब भी अधूरा था, जैसे ह्यून-वू की कोशिशें, क्योंकि सच्चाई ये थी कि अब कुछ भी वैसा नहीं था जैसा पहले था। और शायद यही टूटन थी, रिश्ते का वो मोड़ जहां न कोई सवाल बचता है न कोई जवाब, बस एक खामोशी होती है और कुछ अधूरे एहसास। ह्यून-वू उस दिन से टूट गया था जब उसने हाना को जाते देखा था। बिना कुछ कहे, बिना किसी सफाई के वो बस चली गई थी, और उस जाते हुए चुप्पी में जो दर्द था वो ह्यून-वू की आत्मा में घर कर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बात का इंतजार कर रहा था, हाना के लौटने का या खुद के भीतर के किसी साहस का जो उससे छीन गया था। शुरुआत में उसे लगता रहा कि शायद हाना उसे एक मौका देगी, शायद एक दिन उसका फोन आएगा या कोई मैसेज। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह उम्मीद भी धीरे धीरे बुझती गई, और उस बुझती हुई उम्मीद के साथ ह्यून-वू को एक नया एहसास घेरने लगा, पछतावे का। वो हर सुबह जल्दी उठता, क्योंकि नींद अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई थी। सपनों में हाना आती और जागते ही वह गायब हो जाती। ह्यून-वू फिर वही गलियों में निकल पड़ता जहां कभी दोनों साथ चले थे। कभी वह उसी कॉफी शॉप के बाहर खड़ा होकर खिड़की से अंदर झांकता जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। सब कुछ वहीं था, कुर्सियां, खामोशी, बारिश की बूंदें और कोने में रखी किताबें। बस हाना नहीं थी। एक दिन उसने हाना के भेजे पुराने मैसेज दोबारा पढ़ने शुरू किए। एक एक शब्द उसके सीने पर जैसे पत्थर बनकर गिर रहे थे। कभी हाना लिखती थी, तुम्हारे बिना दिन अधूरे लगते हैं। अब वही शब्द ह्यून-वू के लिए एक सच्चाई बन गए थे।
वो दिन सचमुच अधूरे थे। ह्यून वू को अब एहसास हो रहा था कि उसका सबसे बड़ा अपराध क्या था। उसने धोखा दिया था, न शारीरिक रूप से लेकिन भावनात्मक रूप से। उसने हाना की मौजूदगी में किसी और के लिए जगह बनाई और यही बात उसे अब सबसे ज्यादा चुभ रही थी। कभी कभी इंसान गलती करता नहीं पर गलती बन जाता है, और यही ह्यून वू के साथ हो रहा था। उसे याद आने लगा वो दिन जब यूरी उसके ऑफिस में नई नई आई थी। वह हंसमुख थी, आत्मविश्वासी थी और उससे बात करना आसान था। ह्यून वू कभी कभी उसके साथ कॉफी पीता, ऑफिस के बाहर कुछ काम से जाता और धीरे धीरे वह बातचीत एक आदत में बदल गई। हाना को उसने कभी इन बातों का ठीक से जिक्र नहीं किया क्योंकि उसे लगता था कि ये सब छोटी बातें हैं, पर आज उसे समझ आ रहा था रिश्तों में कोई बात छोटी नहीं होती। वह अपने पुराने चैट्स स्क्रॉल करता और हर जगह हाना की चिंता साफ दिखती थी। आजकल तुम थके थके लगते हो, हम कब मिलेंगे, बहुत दिन हो गए, क्या सब ठीक है हमारे बीच? और हर बार उसने कुछ न कुछ टालने वाला जवाब दिया था। अब उसे यह समझ आ गया था कि उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन वह अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी और वहीं पुरानी खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें गिर रही थीं। वहीं पर वो बैठा और पहली बार खुद से बोला, मैंने क्यों नहीं रोका उसे? क्यों नहीं भागकर उसके पीछे गया? क्यों नहीं कहा कि मुझसे गलती हो गई? जवाब कोई नहीं था, बस दीवारें थीं और उनके बीच गूंजती हुई उसकी आवाज। उसी शाम उसने एक पुरानी किताब उठाई, वही जो हाना ने उसे पहली बार तोहफे में दी थी। उसके बीच एक पत्ता रखा हुआ था, सूखा हुआ, लेकिन अब भी वही आकार लिए हुए। जैसे हाना की यादें बदल चुकी थीं, पर अब भी वैसी ही थीं। उस पत्ते को हाथ में लेकर ह्यून वू फूट फूट कर रो पड़ा। वो रोना शांति का नहीं था, बल्कि एक टूटे हुए आदमी का था, जिसे अब खुद से भी डर लगने लगा था। कुछ दिन बाद उसने फैसला किया कि वो हाना से मिलकर बात करने की कोशिश करेगा। उसे पता था कि हाना शायद उससे बात न करे, शायद देखना भी न चाहे, लेकिन वो अब और चुप नहीं रह सकता था। उसने हाना के लिए एक खत लिखा, बिना किसी बहाने के, बिना किसी सफाई के, सिर्फ एक सच्चा और साफ दिल से लिखा हुआ खत। उसमें उसने हर वो बात लिखी जो वो तब नहीं कह पाया था। खत में लिखा था, हाना, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा और मैं कोई बहाना नहीं दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं यूरी से प्यार करता था, क्योंकि सच्चाई ये है कि मैंने कभी भी तुम्हें किसी से कम नहीं समझा, पर मैंने तुम्हारे भरोसे को ठेस पहुंचाई और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम जानो, मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहता हूं जितना उस पहली बारिश में जब हमने साथ छाता साझा किया था। मैं नहीं जानता कि तुम मुझे माफ करोगी या नहीं, लेकिन अगर कभी मेरी याद तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ला सके तो शायद मेरी सजा थोड़ी कम हो जाएगी। उसने वह खत हाना के घर के दरवाजे के नीचे चुपचाप सरका दिया और लौट आया। उसे कोई जवाब नहीं चाहिए था। अब उसका दिल सिर्फ एक बात जानता था, सच्चा पछतावा किसी जवाब के लिए नहीं होता। वो तो इंसान के भीतर की सच्चाई को स्वीकार करने का नाम होता है। अगले कुछ हफ्तों में ह्यून वू ने खुद को बदलने की कोशिश शुरू की। उसने फिर से किताबें पढ़ना शुरू किया, लेकिन अब वो सिर्फ अपने अकेलेपन को भरने के लिए नहीं था, बल्कि खुद को समझने के लिए था। वो अपने पुराने दोस्तों से मिला, माफी मांगी, अपने रिश्तों को साफ किया। हाना ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन एक दिन उसे उसके पोस्ट बॉक्स में एक पर्ची मिली। उस पर सिर्फ एक पंक्ति थी, मैंने तुम्हारा खत पढ़ा, तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन अब मुझे तुम्हें दोषी ठहराने की जरूरत नहीं। मैं आगे बढ़ गई हूं, उम्मीद है तुम भी बढ़ो। उस पंक्ति ने ह्यून वू को भीतर से हिला दिया। हाना ने माफ कर दिया था, पर वापस नहीं लौटी थी, और यही वो सच्चा पछतावा था जिसे अब ह्यून वू अपने दिल में लिए जी रहा था। हाना के खत के जवाब ने ह्यून वू को झकझोर कर रख दिया था। वो कुछ शब्द बहुत साधारण से लगे थे, लेकिन उनके पीछे एक गहरी दीवार थी जिसे ह्यून वू अब पार नहीं कर सकता था। हाना ने माफ कर दिया था, पर वो लौट नहीं रही थी, और यही सबसे बड़ा सच था जो अब उसकी तन्हाई का हिस्सा बन चुका था। अब हर सुबह ह्यून वू की जिंदगी में सिर्फ एक रंग होता,
धुंधला सा सन्नाटा, जैसे हर जगह कोई आवाज थी लेकिन वह सुन नहीं पा रहा था। वो उठता था मगर उठना कोई शुरुआत नहीं होती थी, जैसे एक बोझिल जिम्मेदारी हो जिसे निभाना जरूरी हो। अपने अपार्टमेंट के कोने में रखी वही मेज जहां कभी हाना ने हाथ में कॉफी का मग लिए बैठकर उसकी कोई पसंदीदा किताब पढ़ी थी, अब खाली रहती थी। उस मेज पर अब कोई किताब नहीं, कोई मुस्कान नहीं, सिर्फ धूल थी। और उसी धूल के बीच ह्यून वू की आंखें अक्सर खो जाया करती थीं, जैसे वो किसी और वक्त को देखने की कोशिश कर रही हों। एक दिन उसने फिर से उसी बुक कैफे में जाना तय किया जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। दरवाजा खोला, अंदर कदम रखा और हर तरफ निगाह दौड़ाई। मेजें वैसी की वैसी थीं, दीवार पर लगी तस्वीरें भी वैसी ही थीं। बस वो चेहरा नहीं था जिसे देखने की उसे आदत हो गई थी। वो उसी सीट पर बैठा जहां पहली बार हाना ने उसे देखकर मुस्कुराया था। उसने वैसी ही कॉफी मंगवाई जैसा वो उस दिन पी रहे थे, पर इस बार स्वाद में मिठास नहीं थी। शायद चीनी उतनी ही थी, लेकिन यादों की कड़वाहट हर स्वाद को फीका बना देती है। उसने खिड़की के बाहर देखा, बारिश की बूंदें कांच से टकरा रही थीं। वही बूंदें जो पहले रोमांटिक लगती थीं, अब दुख की ध्वनि सी लग रही थीं। ह्यून वू की उंगलियां धीरे धीरे कप के चारों ओर घूमने लगीं, जैसे किसी धागे की तरह पुराने पल लपेटने की कोशिश कर रही हों। हर जगह हाना की यादें थीं, उसका हंसना, उसकी बातें, उसकी नाराजगी, उसकी चुप्पी और सबसे ज्यादा उसकी मौन विदाई। वो चुप्पी अब ह्यून वू के भीतर गूंजती रहती थी। उसने अपने कमरे की सजावट बदलने की भी कोशिश की। पर्दे बदले, बिस्तर बदला, दीवार की तस्वीरें हटाईं, लेकिन हर बदलाव अधूरा लगता था। कुछ था जो बदल नहीं रहा था, वो अंदर की खाली जगह जिसे हाना की मौजूदगी ही भर सकती थी। ह्यून वू अब अपने दोस्तों से भी मिलने से कतराने लगा था। पहले जहां वो दोस्तों के साथ घूमने जाया करता था, अब वही मुलाकातें उसे बोझ लगने लगीं। सबकी आंखों में उसे सवाल दिखते थे, तुम ठीक तो हो? और हर बार वो मुस्कुराकर कह देता, हाँ सब ठीक है। लेकिन वो जानता था कुछ भी ठीक नहीं था। रातें सबसे ज्यादा मुश्किल होती थीं। जब पूरा शहर सो रहा होता था, तब ह्यून वू की आंखें छत की तरफ टिकी रहतीं। कभी वो हाना के पुराने वॉइस मैसेज सुनता, कभी वो खत जो उसने भेजा था बार बार पढ़ता। उसे लगता था कि शायद एक दिन हाना को भी उसकी याद आएगी और वो कहेगी, क्या हम फिर से मिल सकते हैं? लेकिन दिल के किसी कोने में उसे सच्चाई भी मालूम थी। हाना ने आगे बढ़ना सीख लिया था। अब उसका सारा दिन एक ही तरह से गुजरता। सुबह उठना, ऑफिस जाना, लोगों से कम बोलना, लौटकर अकेले खाना खाना और फिर उसी बिस्तर पर लेट जाना जहां कभी दोनों साथ लेटा करते थे। एक दिन जब वो सड़क पर अकेले टहल रहा था तो उसे एक जोड़ा दिखा, लड़का और लड़की साथ में हाथ थामे हुए बारिश में एक ही छाता ली चल रहे थे। वह पल कुछ पल को उसे वापस ले गया, उस शाम की याद दिलाने जब हाना ने कहा था, बारिश में चलने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन अब हर बूंद उसके दिल पर जैसे एक चोट की तरह गिर रही थी। ह्यून वू ने महसूस किया कि तन्हाई एक सजा नहीं होती, वह एक प्रक्रिया होती है, एक सफर जो हर उस इंसान को तय करना पड़ता है जिसने किसी को सच्चे दिल से चाहा हो और खो दिया हो। इस तन्हाई में उसने खुद से सवाल करना शुरू किया, क्या मैं वाकई एक अच्छा प्रेमी था? क्या मैंने हाना को वैसा महसूस कराया जैसा वो डिजर्व करती थी? क्या माफी मांग लेना ही काफी होता है? जवाब आसान नहीं थे, पर इन सवालों ने उसे तोड़ने के बजाय सोचने पर मजबूर किया। वो अब किताबें पढ़ता, लेकिन अब रोमांस नहीं, बल्कि खुद की तलाश वाली किताबें। वह लिखने लगा, अपने बारे में, अपने पछतावे के बारे में, उन बातों के बारे में जो वो हाना को नहीं कह सका। ह्यून वू अब समझने लगा था कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्यार उसे स्वीकार करना होता है कि हम किसी की खुशी में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन उसकी खुशी की दुआ जरूर कर सकते हैं। तन्हाई में उसने ये भी सीखा कि इंसान सबसे ज्यादा खुद से भागता है, और जब वही अकेला रह जाता है तो सबसे बड़ा सामना खुद के ही आईने से होता है। उसमें हर वो कमी साफ दिखती है जिसे हम दूसरों की नजरों से छुपा लेते हैं। कुछ समय बाद ह्यून वू ने फिर से पेंटिंग शुरू की।
एक शौक जो उसने कॉलेज में छोड़ दिया था। ब्रश पकड़ते ही उसकी उंगलियां थरथराईं, जैसे उन्हें सालों बाद फिर से किसी पुराने दोस्त से मिलने का डर हो। पर धीरे धीरे उसने कैनवस पर रंग बिखेरना शुरू किया। गहरे नीले, स्याह काले, कुछ फीके गुलाबी। हर रंग में उसकी भावनाएं झलकती थीं। वो कहानियां जो शब्दों में नहीं कह पाया, अब ब्रश के जरिए बोलने लगी। हाना नहीं थी, पर उसकी याद में कला आ गई थी। उसने एक कोने में वो पेंटिंग रखी जिसमें एक लड़की खिड़की के पास बैठी है, बाहर बारिश हो रही है और उसकी गोद में एक किताब है। वो तस्वीर हाना की याद नहीं थी, वो ह्यून वू का ध्यान था, वो हिस्सा जो हमेशा उसके साथ रहेगा, भले ही हाना कभी लौटे ना। समय बीता। ह्यून वू अब उतना बेचैन नहीं था, पर अब भी अधूरा था। उसकी तन्हाई अब शोर नहीं करती थी, बस उसके साथ चलती थी, जैसे कोई पुराना दोस्त जो कुछ नहीं कहता पर हमेशा पास रहता है। वक्त बीतता गया, लेकिन ह्यून वू की जिंदगी की घड़ी वहीं रुकी रह गई थी जिस दिन हाना ने उसे छोड़ा था। वो हर दिन थोड़ा और अकेला होता गया, हर शाम थोड़ी और चुप। दिल में एक सवाल हमेशा गूंजता, क्या हाना कभी मेरी बात सुनेगी? उसने बहुत कोशिश की थी खुद को बदलने की, संभालने की। किताबों में डूब गया, पेंटिंग शुरू की, काम पर ध्यान देने लगा। पर हर रात जब कमरे में अंधेरा होता और सारी आवाजें थम जाती, तब सिर्फ एक ही आवाज रह जाती थी, उसकी यादों की। एक शाम जब बारिश धीरे धीरे खिड़की से टकरा रही थी और पूरा शहर किसी नींद में खोया हुआ था, ह्यून वू की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी उंगलियां थरथरा रही थीं, मन बेचैन था और दिल की एक धड़कन कह रही थी, अब नहीं तो कभी नहीं। उसी पल उसने एक फैसला लिया। वो हाना को एक आखिरी खत लिखेगा। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, सिर्फ एक खत जो उसके दिल की सच्चाई को बिना किसी शोर के बयान करे। रात के 2 बज रहे थे। ह्यून वू ने मेज पर बैठकर सफेद कागज सामने रखा, पेन उठाया और गहरी सांस ली। पहली लाइन लिखना सबसे मुश्किल था, लेकिन एक बार शुरुआत हुई तो भावनाओं का समुंदर कागज पर बहता चला गया। प्रिय हाना, शायद ये मेरा आखिरी पत्र है तुम्हारे लिए। न कोई सवाल, न कोई उम्मीद, सिर्फ कुछ शब्द जो मेरे भीतर सालों से दबी चुप्पियों में पल रहे थे। मुझे नहीं पता तुम इसे पढ़ोगी या नहीं, पर अगर पढ़ा तो बस इतना समझ लेना कि ये शब्द एक टूटे हुए इंसान की आखिरी पुकार है, किसी शिकायत के बिना, सिर्फ सच्चे पछतावे के साथ। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा। उस एक पल की कमजोरी ने तुम्हारे साथ बिताए हर पल को धुंधला कर दिया, लेकिन यकीन मानो, हर बीता दिन मुझे सिर्फ यह सिखा रहा है कि तुम क्या मायने रखती थी मेरे लिए। तुम्हारे बिना ये जिंदगी चल तो रही है, लेकिन जैसे कोई किताब अधूरी रह गई हो, जिसकी आखिरी कुछ पन्ने कभी लिखे ही नहीं गए। मैं जानता हूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। तुम्हारे शब्दों में वो शांति थी जो मुझे भीतर से हिला गई। लेकिन जब तुमने कहा कि तुम वापस नहीं आ सकती, तभी मैं समझ गया था कि प्यार में भी कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ा सबूत होता है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि एक दिन अगर तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझे एक ऐसे इंसान की तरह याद करो जिसने गलती की पर पछताया, जिसने प्यार में हार मानी पर इज्जत कभी कम नहीं की। हाना, मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो अपने नए जीवन में, नए रिश्तों में, हर उस रास्ते पर जहां मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। लेकिन ये खत मेरा एक छोटा सा हिस्सा है। तुम तक पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि ये शब्द कहे बिना मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। सदा तुम्हारा, ह्यून वू। खत पूरा करने के बाद ह्यून वू देर तक उस कागज को देखता रहा। हर शब्द में उसके आंसू छुपे थे, बिना किसी शोर के गिरे हुए। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ह्यून वू ने खत एक खूबसूरत लिफाफे में रखा। वो किसी फूलों से सजे हुए लिफाफे या सजावटी डाक जैसी चीज नहीं थी, बस एक सादा सफेद लिफाफा जिसमें भावनाएं लिपटी थीं। ह्यून वू ने हाना के पुराने घर का रास्ता लिया। अब वह घर हाना के परिवार का था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि हाना कभी ना कभी वहां आएगी। उसने वो खत दरवाजे के नीचे से अंदर सरका दिया, बिना किसी दस्तक के, बिना किसी और कोशिश के। वो मुड़ा और बिना पीछे देखे लौट गया। दिन बीते और ह्यून वू को कोई जवाब नहीं मिला।
लेकिन इस बार उसने कोई उम्मीद भी नहीं बांधी थी। वो जानता था कि यह सिर्फ एक आखिरी कोशिश थी जो उसकी तरफ से पूरी हो चुकी थी। अब वो थोड़ा हल्का महसूस करने लगा, जैसे दिल के बोझ को किसी और ने नहीं, उसने खुद ही उतारा हो। उस खत के साथ उसने अपनी सजा पूरी की थी, खुद को माफ करने की शुरुआत की थी। उसी हफ्ते उसने अपनी पेंटिंग की एक प्रदर्शनी रखी, जहां उसने वो पेंटिंग भी लगाई जो उसने हाना की याद में बनाई थी। पेंटिंग का नाम रखा गया शांति की ओर। लोग आए, सराहना की, तारीफ की, पर एक चेहरा अब भी गायब था, हाना का। फिर भी ह्यून वू मुस्कुरा रहा था। पहली बार ऐसा लगा कि वह अपने अंदर की लड़ाई में थोड़ा आगे बढ़ा है। उसकी जिंदगी अब भी वैसी ही थी, अकेली, शांत, पर अब वो तन्हाई को सजा नहीं, एक सीख मानता था। और इसी तरह ह्यून वू ने खुद को समय के साथ बहने देना शुरू किया। वो जानता था कि कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हें खोकर ही हम खुद को पाते हैं। और ये एक आखिरी कोशिश, सिर्फ एक खत के रूप में, उसके दिल की सबसे ईमानदार आवाज थी। सर्दियों की एक सुबह थी। सूरज की किरणें हल्के हल्के खिड़की से अंदर आ रही थीं, लेकिन कमरे के भीतर अब भी एक ठंडक सी थी, वैसी ही जैसी हाना के दिल में पिछले कई महीनों से थी। वो उस दिन भी अपने रोज के कामों में लगी हुई थी, पौधों को पानी देना, किताबें समेटना, चाय बनाना, सब कुछ वैसा ही जैसे हर दिन करती थी। लेकिन उसी सुबह कुछ अलग हुआ। दरवाजे के नीचे से एक सफेद लिफाफा फर्श पर पड़ा था। हाना चौंकी नहीं, बस कुछ देर उसे देखती रही, बिना उठाए, बिना कुछ सोचे। उसके मन में एक अनजानी बेचैनी दौड़ गई। उसने धीमे कदमों से जाकर लिफाफा उठाया। उसे छूते ही एक अजीब सी ऊर्जा उसके भीतर दौड़ गई, जैसे किसी पुराने जख्म पर किसी ने फिर से हाथ रख दिया हो। हाना जान गई थी, ये ह्यून वू का खत है। वो पल, वो लिफाफा लेकर अपनी पुरानी टेबल के पास बैठी। वहीं टेबल जहां कभी दोनों साथ बैठकर चाय पीते थे, किताबें पढ़ते थे और छोटे छोटे सपनों पर हंसते थे। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला, एक गहरी सांस ली और खत पढ़ना शुरू किया। हर शब्द जैसे सीधे दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंच रहा था। ह्यून वू का पछतावा, उसकी बेचैनी, उसकी माफी, सब कुछ स्याही की लकीरों में लिपटा हुआ था। खत का एक एक वाक्य उसे रुला रहा था। वो बार बार पढ़ती रही और हर बार उसकी आंखें और नम होती चली गईं। मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा। ये शब्द जैसे किसी चुभते कांटे की तरह थे। उसने इस लाइन को बार बार पढ़ा। उसके भीतर की भावनाएं एक बार फिर हिल उठीं, कभी गुस्सा, कभी दर्द और कभी ममता। हाना जानती थी कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन क्या उसकी भावनाएं अब भी वैसी थीं? वो खत पढ़ने के बाद बहुत देर तक चुप बैठी रही। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़की के शीशों पर बूंदें टकरा रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे उसके भीतर की यादें दिल से टकरा रही थीं। बीते हुए लम्हों की परछाइयां। हाना को वो पहली मुलाकात याद आई, किताबों की दुकानों के बीच, ह्यून वू की मासूम मुस्कान और वो पहली चाय की प्याली। कितनी जल्दी वो दोस्ती गहराई थी। और फिर प्यार। वो हर सुबह जब ह्यून वू उसके लिए कॉफी लाता था, वो शामें जब दोनों बारिश के बीच हाथ पकड़कर चलते थे, वो रातें जब दोनों देर तक किताबों पर बातें करते थे और फिर एक दूसरे को निहारते हुए चुप हो जाते थे। पर वो दिन भी याद आया जब उसने यूरी के साथ ह्यून वू को देखा था। वो झूठ नहीं था, वो सिर्फ नजरों का धोखा नहीं था, वो एक सच था जो टूटे हुए दिल की सबसे बड़ी आवाज बन गया। वो पल उसकी आत्मा में बस गया था। उस एक क्षण ने हर खूबसूरत पल को ढक दिया था, जैसे किसी दाग ने सफेद कपड़े को हमेशा के लिए गहरा कर दिया हो। पर अब जब उसने खत पढ़ा तो ह्यून वू का दर्द साफ दिखा। उसकी सच्चाई, उसका पछतावा, सब कुछ ईमानदार लग रहा था। लेकिन हाना का दिल अब उतना मासूम नहीं रहा था। उसने खुद को संभाला था, फिर से उठाया था, अकेले रहना सीखा था, अपने सपनों को फिर से बुनना शुरू किया था। वो जानती थी कि अगर उसने फिर उस रास्ते पर कदम रखा तो शायद वही दर्द फिर दोहराया जाएगा और शायद इस बार वो खुद को फिर से जोड़ न पाए। दिल की लड़ाई। हाना अपने कमरे में टहलती रही। एक ओर खत उसके दिल को खींच रहा था तो दूसरी ओर उसकी समझ कह रही थी, यादों में जीना आसान है,
लेकिन असल जिंदगी में फिर से गिरना बहुत मुश्किल होता है। उसने अपनी दोस्त सौरा को कॉल किया, सब कुछ बताया, खत के बारे में, ह्यून वू की बातों के बारे में और अपने अंदर की उलझनों के बारे में। सौरा ने बस एक बात कही, माफ कर देना आसान होता है, लेकिन खुद को फिर से दर्द में डालना कभी कभी माफी से भी बड़ा जुल्म होता है। खुद पर मत भूलो हाना। इस बात ने हाना के दिल में हल्की सी रोशनी की। हाना ने उस रात वो खत फिर से पढ़ा, इस बार एक मुस्कान के साथ, और फिर उसने खुद भी एक छोटा सा नोट लिखा। ह्यून वू, तुम्हारा खत पढ़ा, बहुत देर तक सोचा, बहुत कुछ फिर से महसूस किया। मैं जानती हूं कि तुम्हारा पछतावा सच्चा है और मैं जानती हूं कि तुम बदल गए हो। मैं तुम्हें माफ करती हूं पूरी तरह से, पर अब मैं वापस नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने खुद को बहुत मुश्किल से फिर से प्यार करना सीखा है, और ये सीख अब मुझे किसी और गलती की कीमत पर नहीं खोनी है। मैं तुम्हारे भविष्य के लिए प्रार्थना करूंगी। खुश रहो हाना। उसने वो खत नहीं भेजा, बस अपने डायरी में रख दिया, ताकि जब भी उसका दिल किसी बोझ से भर जाए वो जान सके कि उसने सही फैसला लिया था। उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा आई और बारिश की बूंदें हल्की सी चेहरे पर गिरीं। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी। वो दिन बहुत सामान्य सा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सियोल की सड़कों पर बसंत की हल्की हवा बह रही थी, पेड़ों पर गुलाबी फूल मुस्कुरा रहे थे और शहर की भीड़ के बीच जिंदगी अपने पुराने ढंग से चल रही थी। मगर उस दिन कुछ बदलने वाला था। न ह्यून वू जानता था, न हाना। एक दोस्त की शादी थी, कॉलेज का पुराना साथी जिन वू। शादी एक खूबसूरत बगीचे में रखी गई थी, जहां पुराने दोस्त फिर से मिलने वाले थे। ह्यून वू को इस शादी का निमंत्रण मिला था कई हफ्तों पहले। उसने पहले मना करने का सोचा था, इन भीड़-भाड़ वाली जगहों में अब उसका मन नहीं लगता था, लेकिन फिर न जाने क्यों उसने RSVP कर दिया। शायद कहीं न कहीं वो खुद को फिर से सामान्य करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर हाना को भी आमंत्रण मिला था। उसने भी पहले टालने की सोची थी, लेकिन सौरा, उसकी करीबी दोस्त, ने जोर दिया, तुम्हें बाहर निकलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। तुम अब पहले जैसी नहीं रही, तुम और भी मजबूत हो चुकी हो हाना। और इस बात ने उसे जाने के लिए प्रेरित कर दिया। शादी की सजावट बेहद सुंदर थी, गुलाबी, सफेद और सुनहरे रंगों की सजावट, हवा में फूलों की खुशबू और पुराने साथियों की हंसी। हाना एक हल्के नीले रंग की ड्रेस में आई थी, शांत, सौम्य और आत्मविश्वासी लग रही थी। उसका चेहरा खिला हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब वो पुरानी मासूमियत की जगह गहराई थी। ह्यून वू काले सूट में था, बाल हल्के गीले, चेहरा गंभीर और शांत। वह भीड़ में सबसे मिल रहा था, लेकिन आंखें बार बार किन्हीं अनदेखी परछाइयों को ढूंढती सी लग रही थीं। और तभी भीड़ में अचानक दोनों की नजरें टकरा गईं। एक पल को सब कुछ थम गया, शोर धीमा पड़ गया, मुस्कानें ठहर गईं और धड़कनें जैसे रुक सी गईं। कुछ न कहा, फिर भी सब कुछ कह दिया। हाना ने उसकी ओर देखा, बिना किसी डर के, बिना किसी शिकवे के। उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, वहां बस शांति थी। ह्यून वू ने भी देखा, बहुत गौर से। वो वही चेहरा था जिसे वो भूल नहीं पाया था, पर अब वो चेहरा कुछ और कह रहा था। अब वहां कोई इंतजार नहीं था, कोई दुख नहीं था, बस स्वीकृति थी। दोनों ने हल्की मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें बीते सालों की सारी कहानियां छुपी थीं। ह्यून वू ने आगे बढ़कर सिर हल्का झुकाया। तुम अच्छी लग रही हो, वो धीमे से बोला। हाना ने सिर हिलाया। धन्यवाद, तुम भी। इतना ही हुआ, न कोई गिला, न कोई सफाई, न आंसू, न शिकायत। बस दो पुराने किरदार जो कभी एक ही किताब के पन्ने थे, अब अपने अपने अध्यायों में आगे बढ़ चुके थे। कुछ ही देर में वे दोनों एक किनारे एक ही टेबल पर आ बैठे। आसपास और भी दोस्त थे, लेकिन उनके बीच अब एक नई समझदारी थी। न कोई अजनबीपन, न कोई नजदीकी, बस एक आत्मीय सी दूरी। ह्यून वू ने पूछा, कैसी हो? हाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत बेहतर, खुद को जान रही हूं, खुद से प्यार करना सीख लिया है। ह्यून वू ने आंखें झुका लीं। कहीं ना कहीं उसके दिल को सुकून मिला। अच्छा किया तुमने, उसने कहा। हाना ने उसे देखा। तुम? ह्यून वू ने एक गहरी सांस ली।
मैं अब खुद से सच बोलना सीख रहा हूं। कुछ ही पलों के लिए दोनों पुरानी बातें करने लगे। कॉलेज की बातें, कॉफी की, किताबों की, पुराने दोस्तों की। लेकिन दोनों ने इस बात का ध्यान रखा कि वे उस एक खास मोड़ की बात न करें जिसने उन्हें अलग किया था। उनकी बातचीत में अब वो नरमी थी जो दर्द से नहीं, समझदारी से आती है। वो नजरों का मिलना अब किसी उम्मीद के साथ नहीं था, बस एक सम्मान के साथ था। समारोह खत्म हो रहा था। चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। हाना ने जाने से पहले ह्यूनवू से कहा, मैं खुश हूं कि हम मिले। ह्यूनवू ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी। शायद यही मिलना सही था। इस वक्त, इस हालात में। दोनों खड़े हुए। हाना ने हाथ बढ़ाया और ह्यूनवू ने थाम लिया। एक सुकून भरा स्पर्श, न प्रेम का वादा, न बिछड़ने का दर्द, बस एक नम्र विदाई। हाना ने पीठ घुमाई और चल पड़ी, सिर ऊंचा, दिल हल्का। ह्यूनवू उसे जाता देखता रहा, मुस्कुराते हुए, और शायद पहली बार बिना पछतावे के। कुछ रिश्ते अधूरे नहीं होते, बस पूरे हो जाते हैं अपने समय पर। और यही था उनका सामना, बिना शब्दों के, एक नई समझ के साथ। सियोल की सुबह हल्की धूप से भरी हुई थी। हवा में सुकून था और हर चीज जैसे अपने सही स्थान पर थी। पर सबसे बड़ा बदलाव उन दो दिलों में था जो कभी एक दूसरे के लिए धड़कते थे और अब खुद के लिए धड़कना सीख चुके थे। हाना और ह्यूनवू की मुलाकात को कुछ हफ्ते बीत चुके थे। वो अचानक मिला सामना, वो हल्की मुस्कानें, वो चुपचाप समझ लेना। सब कुछ जैसे एक किताब का आखिरी पन्ना था जो बरसों पहले अधूरा छूट गया था। अब वह अध्याय पूरा हो गया था, लेकिन इस पूर्णता में कोई भारीपन नहीं था, बस एक शांति थी जो भीतर तक उतरती चली जाती थी। हाना की दुनिया अब बदल चुकी थी। वो एक नई जगह पर शिफ्ट हो चुकी थी। एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट जिसकी खिड़की से हर सुबह सूरज की रोशनी उसके कमरे को भर देती थी। अब वो एक स्थानीय बुक कैफे में पार्ट टाइम काम करती थी, जहां वो बच्चों को कहानियां पढ़ाया करती थी। वो अब खुद से बातें करना सीख गई थी। हर सुबह वो एक कप कॉफी लेकर बालकनी में बैठती, अपनी डायरी खोलती और उन पन्नों पर वो सब लिख देती जो कभी दिल में दबा रह जाता था। एक दिन उसने लिखा, मैंने अब समझा है, प्यार का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब है जाने देना, और सबसे जरूरी खुद को अपनाना। ह्यूनवू अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी दिनचर्या सादी हो गई थी। वो एक बड़ी कंपनी में काम करता था, लेकिन अब वो अपने खाली वक्त में किताबें पढ़ता, चित्र बनाता और पार्क में चुपचाप बैठा रहता। हाना के जाने के बाद जो अकेलापन उसकी जिंदगी में आया था, वो अब खालीपन नहीं बल्कि आत्मसंवाद बन चुका था। उसने भी एक डायरी रखना शुरू कर दिया था। उसमें वो अपने बीते रिश्ते को लेकर कोई शिकायत नहीं लिखता था, बस वो सब सीखें दर्ज करता जो हाना ने अनजाने में उसे सिखा दी थी। उसने लिखा, प्यार कभी गलत नहीं होता। हमारी चूकें हो सकती हैं, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। समय आगे बढ़ रहा था। कभी कभी जब बारिश होती थी, दोनों की यादें भीग जाती थीं। हाना को याद आता था वो बुक कैफे, वो पहली कॉफी, वो हंसी। ह्यूनवू को याद आता था वो गुलाबी स्कार्फ, वो नीली किताब और हाना की आंखों की चमक। लेकिन अब ये यादें दुख नहीं देती थीं। ये सिर्फ मुस्कुराने का एक मौका बन चुकी थी। हाना ने एक छोटे से बच्चों के किताबों की दुकान खोलने का सपना देखा था। उसने धीरे धीरे पैसे बचाने शुरू कर दिए थे। दोस्तों ने साथ दिया और कुछ ही महीनों में उसका हाना की कहानियां नाम का छोटा सा स्टोर खुल गया। हर दिन वहां बच्चे आते, कहानियां सुनते, हंसते, सीखते, और हाना, वो खुद को हर दिन थोड़ा और पा रही थी। एक शाम एक बूढ़ी महिला ने उससे कहा, तुम्हारी कहानियों में बहुत प्यार है, लगता है तुमने कभी सच्चा दर्द जिया है। हाना ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, शायद दर्द ही सिखाता है कि शब्दों को कैसे जिंदा किया जाए। ह्यूनवू ने भी अपने जीवन में नया अध्याय शुरू किया। वो अब हफ्ते में एक दिन एक आर्ट क्लास लेता था, जहां वो बच्चों को स्केच बनाना सिखाता था। उसके बनाए चित्रों में अब धुंध कम थी, रंग ज्यादा थे। एक दिन उसने एक पेंटिंग बनाई। एक लड़की खिड़की के पास बैठी कॉफी पी रही थी और बाहर बारिश हो रही थी। पेंटिंग का नाम था जो गई वो खुद बन गई। जब किसी ने उससे पूछा,
ये लड़की कौन है? तो उसने सिर्फ इतना कहा, एक कहानी है जो अधूरी नहीं, बस पूरी होकर अलग हो गई। कुछ महीने बाद एक साहित्यिक समारोह में दोनों फिर से आमने सामने आए। कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई सवाल नहीं पूछा गया, कोई अगर या क्यों नहीं था। बस हाना ने कहा, तुम अब बेहतर हो। ह्यून-वू ने जवाब दिया, तुम भी, और यही सबसे सुंदर बात है। दोनों ने चाय पी, किताबों पर बातें की और फिर अपने अपने रास्ते चल दिए। हाना एक दिन अपनी दुकान में बैठी थी। उसने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना भरा। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन सबसे सुंदर एहसास तब आता है जब हम खुद को अपना लेना सीखते हैं। मैंने ह्यून-वू को कभी खोया नहीं, मैंने खुद को पाया। यही मेरी जीत है। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जीवन चलता रहता है। और कभी कभी सबसे सुंदर प्रेम कहानियां वो होती हैं जो दो लोगों के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि एक इंसान के भीतर पूरी होती हैं। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।